ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक चैप्टर और ये चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लास 8 का ये चैप्टर है और सारी चीज़ों को हम लोग इजी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो देखते हैं। डिटेल नोट्स है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर क्लास 8। सारी जो सीबीएसई की या यूपी बोर्ड की बुक्स होती है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होती है, इस वजह से यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है। बाकी क्लास 8 की किताबें हैं, इजी इंग्लिश लैंग्वेज में है, रीड टू रीड फॉर्मेट में है, मतलब आप रीड करते जाओ और आपको समझ में सब कुछ आता जाएगा। सबसे पहले बच्चों चीज़ें स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स का सेट होता है और बेसिक लॉज का सेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिक रूल्स और बेसिक लॉज का सेट होता है जो हमें बताता है कि कैसे एक कंट्री को चलाया जाएगा, यानी उस पर कैसे गवर्नमेंट रूल करेगी। व्हाट पावर डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की अलग अलग पार्ट होता है। कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ रूल्स तोड़ने पर सज़ा देते हैं। तो किसके पास कैसी ताकत होगी ये चीज़ भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। और क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप यानी सिटीजन्स की क्या अधिकार क्या ड्यूटीज़ है, ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। तो सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल का सेट होता है जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट कैसे काम करेंगे, किसके पास कौन सी पावर है और क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज़ है सिटीजन्स की, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आए समझ में? Yes. अब अलग अलग टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? नॉट इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट। अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो केवल एक डॉक्यूमेंट में नहीं है। जैसे हमारे पास एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब में नहीं है, वो हर जगह पे बिखरी पड़ी है। इसमें बेसिक कस्टम्स, बेसिक्स लॉज, पार्लियामेंट कैसे बनेगा, पार्लियामेंट कैसे लॉज बनाएगा, कैसे जजमेंट वगैरह होगा या कैसे पहले जजमेंट होते थे, ये सारी चीज़ आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगा। आया समझ में? ये कस्टम्स पे बेस्ड होता है। कस्टम्स मतलब रीति रिवाजों में। जैसे मान लो चर्च है, चर्च अगर मान लो कोई किसी अपराधी को सज़ा देगा तो वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर देगा, बाइबल के अकॉर्डिंगली देगा। इसी तरह मुस्लिम्स में शरीयत होती है, तो शरीयत कुरान के ऊपर जो सजाएं हैं उस हिसाब से दिया जाएगा। तो कस्टम्स के ऊपर दिया जाता है। पार्लियामेंट्स, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट्स इसमें लॉज बनाते हैं और पास्ट जजमेंट मतलब जल्दी इसमें जजमेंट वगैरह दे दिया जाता है। आया समझ में? मेन हम लोग का है क्या? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑल रूल्स कलेक्टेड इन वन और मोर रिटन डॉक्यूमेंट्स। इसमें सारी रूल्स रेगुलेशंस एक किताब में या एक से ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होगा। पहले आप वो अगर मान लो आप जज बनते हो तो आप सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको वो सब पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद कोई इंसान अगर कोई गलती करता है तो उस किताब में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको सज़ाएं देनी होंगी। ये क्लियर है, ऑर्गेनाइज है। इंडिया और अमेरिका जैसे देश इसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये स्लाइड में या पॉइंट नंबर 2 में हमने ये बताया जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन में वहाँ पे राजा रानी रूल करते हैं, तो वहाँ का जो रूल्स है वो कस्टम्स पे हैं और पार्लियामेंट्स बनाते हैं रूल्स वहाँ के। कस्टम्स पे बेस्ड हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, मतलब वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बाइबल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड है और पार्लियामेंट उस बाइबल के अकॉर्डिंगली अपने कानून बनाती है
और जजमेंट वगैरह उसी के अकॉर्डिंगली दिया जाता है राजा रानी के द्वारा। वही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सारे रूल्स वगैरह एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखे होते हैं, ये क्लियर होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, इंडिया अमेरिका जैसी कंट्री उसको यूज़ करता है। तो पहला पॉइंट में बच्चों मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दूसरे वाले में बच्चों मैंने बताया क्या बताया, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होता है और ये कस्टम्स पे बेस्ड होता है, पार्लियामेंट के द्वारा इस पे लॉज बनाए जाते हैं और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ उसको यूज़ करती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होता है, इंडिया अमेरिका जैसे देश इसको यूज़ करते हैं। अब हमारा इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं उसके अलग अलग फीचर्स हैं, चलिए एक एक करके समझेंगे। ओके, तो पहला क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट हाउ इंडिया इज़ गवर्नड इज़ रिटन डाउन। इंडिया की सरकार कैसे काम करेगी, सारी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, फेडरलिज्म यानी पावर को बांटा गया है सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट्स में, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, मोदी जी के पास सारी पावर नहीं होगी, उनके पास पावर है पर उनसे कुछ पावर्स लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। मोदी जी के पास अलग पावर है, योगी जी के पास अलग पावर है, ठीक है। योगी जी के पास वो सारी पावर नहीं है जो मोदी जी के पास है। तो हमारे इंडिया में पावर का डिवीज़न है, हमारे इंडिया में पावर का डिवीज़न है। सेंट्रल मतलब जो पूरे इंडिया के हर एक स्टेट को कंट्रोल करेगा वो सेंट्रल पावर होती है, लाइक मोदी जी के पास, और हमारे अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग क्या कहते हैं पावर होती है। जैसे पंजाब में केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, यूपी में बीजेपी है तो हमारी अलग पावर है। आया समझ में? तो हमारी पावर को बांटा गया है, क्योंकि पावर करप्ट्स मैन, जब किसी के पास हद से ज़्यादा पावर दे दी जाती है तो इंसान धीरे धीरे करप्ट होने लगता है, तो वो इंसान तानाशाह बन जाता है। तो तानाशाही ना हो पाए इस वजह से लोगों की पावर बांट दी जाती है, और बांटने से क्या होता है, इसी को कहते हैं डिवीज़न ऑफ पावर आर कॉल्ड एज फेडरलिज्म। आया समझ में? अगला क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर। क्लियर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ईच कैन मेक लॉज ऑन लेजिस्लेचर, कैरी आउट लॉज एग्जीक्यूटिव एंड सेटल डिस्प्यूट जुडिशरी। हमारी इंडिया की, जैसे मैंने बताया ना, पावर करप्ट्स मैन, तो पावर को बांट दिया गया है। हमारे इंडिया में जितनी भी पावर है उसको थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी को बांटा गया है। तो पावर में सबसे मेन चीज़ आती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है बच्चों? ऐसे लोग जो कानून बनाएंगे। कानून कौन बनाते हैं? नेता लोग बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पार्लियामेंट में बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। मान लो कोई नेता है, वो नेता क्या कर रहा है, उसको तुम वोट दे रहे हो, वो पार्लियामेंट में लॉज बना रहा है, कानून बना रहा है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, वो लॉ को फॉलो करवाने वाले को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो जैसे कोई पुलिस में है तो पुलिस क्या कर रहा है, मान लो कोई अपराधी है, वो रूल तोड़ रहा है, मान लो बच्चों को पढ़ाना एक अपराध है, तो मैं एक अपराधी हूँ, तो मुझे जो है पढ़ाने से रोकने का काम कौन करेगा? पुलिस करेगा, ठीक है ना। और फिर अगर जो डिस्प्यूट या जो लॉज तोड़ते हैं उनको सज़ा देने का काम जज करेगा, ठीक है ना। तो जज क्या करेगा? जो जुडिशरी होता है वो डिस्प्यूट सुलझाएगा, कानून जो तोड़ा है उसको सज़ा देगा, एग्जीक्यूटिव लॉज को फॉलो करवाएगा, लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। आया समझ में? अब अगली चीज़ क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट।
द प्रेसिडेंट इज़ अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का हेड होता है प्रेसिडेंट, बट रियल पावर रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम पार्लियामेंट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब वीडियो मैंने पॉज किया था, कि अगर मतलब बात करें पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट ही मेन होता है। जैसे अमेरिका में मिस्टर प्रेसिडेंट, हर जगह पे मिस्टर प्रेसिडेंट की बात किया जाता है, पर हमारे इंडिया में जो पावर है वो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, और प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल के पास है, यानी उनकी मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है पार्लियामेंट में, उनके पास पावर है। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में केवल एक सिग्नेचर करने वाली डॉग है, आया समझ में, एक मशीन की तरह है जो केवल सिग्नेचर करती है, और पूरी पावर, मेन पावर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पर अकॉर्डिंग टू लॉ प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। Who is the president? Who is the head of state? President is the head of state, but actually prime minister and its council are head of the state, क्योंकि इन्हीं लोग मेन सारी चीज़ करते हैं। प्रेसिडेंट का काम है कानून बनने के बाद बस सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और कभी ऐसा बेहतरीन कोई प्रेसिडेंट आ गया और वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाने लग गया, तो प्राइम मिनिस्टर उसका कुछ कर नहीं सकता, समझे। आगे समझते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट सिटीजन इंजॉयज इक्वालिटी फ्रीडम, ड्यूटीज एक्सपेक्ट ऑफ द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। जैसे घर पे हमारी ड्यूटी होती है कि पानी की बोतल ख़त्म हो जाए तो उसको भर के रख देना, नहीं रखोगे पानी की बोतल वैसे ही छोड़ दोगे तो फिर मम्मी से डांट पड़ती है। तो आपकी ड्यूटी है पानी की बोतल भरना। उसी तरह आप अगर इंडिया के नागरिक हो तो आपकी ड्यूटी है कि नेशनल फ्लैग की आप रिस्पेक्ट करो, आया समझ में। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। ऐसी और भी ड्यूटीज़ है, और आपके पास कुछ राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, जैसे इक्वालिटी, लड़का लड़की या किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का इंसान या कहीं भी रहने वाला इंसान, कानून की नज़र में सब कोई इक्वल है। किसकी नज़र में? कानून की नज़र में सब कुछ इक्वल है, इक्वालिटी है। और दूसरा फ्रीडम की बात करें तो कानून की नज़र में सब लोग फ्री हैं, जो फ्रीडम सबके पास है। फ्रीडम टू स्पीच, आप अपने मन की बात, ठीक है ना, सबसे बोल सकते हो, पर कानून के दायरे में रहेंगे, आया समझ में। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई पुलिस वाला जो है आपसे घूस ले रहा है, तो आपके पास फ्रीडम टू स्पीच है कि आप जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, और पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कोर्ट तो सुनेगा ना आपकी आवाज़। और कोर्ट की भी पार्ट है, पहले कचहरी यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके बाद स्टेट की कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कोई तो सुनेगा आपकी बात। उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक आपकी बात चली जाएगी, तो पक्का तुम्हारी बात सुनी जाएगी। सेक्युलरिज्म मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑल रिलीजियस आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट, नो रिलीजियस इज स्टेट्स ऑन। हमारा इंडिया सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है हमारा देश कोई एक धर्म को नहीं मानता है, हमारे देश में हर एक धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल जगह है, आया समझ में। हमारा इंडिया कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ठीक है। अब जैसे बात करूँ मैं कोई और देश की, जैसे सऊदी की बात कर लो या अरब की बात कर लो, तो वो सब मुस्लिम देश है। इसी तरह मैं कोई और देश की बात करूँ, जैसे इज़राइल जो है वो अपने देश को यहूदी यानी जूइश स्टेट मानते हैं। इसी तरह अमेरिका क्रिश्चियन, अपने मतलब क्रिश्चियनिटी का देश माना जाता है। पर हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में कानून की नज़र में सारे मज़हब
एक समान है। आए समझ में? सेकुलरिज्म है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा था। ये पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि लगभग सारे हर एक चीज़ हमारे इंडिया में स्टेट गवर्न कर, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वो सारी बातें लिखी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल यानी मोदी जी और स्टेट यानी योगी जी या दूसरे चीफ मिनिस्टर्स में बांटा गया है। डिवीज़न ऑफ पावर की बात करें तो जितनी भी पावर है उसमें कानून बनाने की लेजिस्लेचर यानी नेता लोग को दिया गया है। फिर एग्जीक्यूटिव्स यानी जो रूल्स फॉलो करवाते हैं यानी पुलिस, आर्मी, ये सब जो है लॉज फॉलो करवाने वाले एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो डिस्प्यूट ख़त्म करवाते, जो रूल्स तोड़ता है उसको सज़ा देता है, उसका काम है जुडिशरी का यानी जजेस का। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट उसका हेड है, पर रियलिटी में सारी पावर प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स की काउंसिल के पास होता है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं और देश को के भविष्य के लिए एक अच्छा कानून बनाते हैं। अगर वो अच्छा रहता है तो अपोजिशन का सपोर्ट मिलता है, अगर वो रूल बेकार रहता है तो अपोजिशन उसको रोकती है। आगे बात करें, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमारे राइट्स हम सबको कानून की नज़र में इक्वल और सबके सामने फ्री बनाता है, पर कानून के दायरे में रहकर। हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जैसे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना। हमारा देश सेकुलर देश है यानी सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा चढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो ये होता है हमारा पहला पेज ख़त्म, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दूसरा पॉइंट पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप क्या होते हैं, तीसरा पेज पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने के लिए। These are basic human rights that every citizen enjoy, help them live with dignity and freedom. Fundamental rights वो बेसिक अधिकार है हर एक इंसान का, जो कि एक देश में इज्जत के साथ, फ्रीडम के साथ रह सकता है। आपके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि एक सिटीज़न एंजॉय करता है, जो उसे डिग्निटी और फ्रीडम के साथ देश में रहने में मदद करता है। आया समझ में? राइट्स आर राइट्स टू इक्वालिटी, ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। अगर कोई इंसान ने चोरी की और वो इंसान बहुत ही अपर कास्ट का है, या कोई इंसान ने चोरी की जो बहुत लोअर कास्ट का है, तो कानून के दायरे में, या कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई इंसान बहुत गरीब है, चार किस्म के लोग हमने लिया, दो और ले लेते हैं। एक मान लो क्रिश्चियन है और एक जो है वो मान लो जूइश है यानी यहूदी है, ठीक है। हमने दो अलग अलग कास्ट के, दो अलग अलग रिलीजन के, दो अलग अलग कास्ट के, दो अलग अलग पैसे वाले लोगों को लिया। अब जज की नज़र में कोई यहूदी या कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब कोई चोर है। सब कोई ने चोरी किया, ये चीज़ सिद्ध हुआ, तो सबको इक्वल सज़ा जज देगा। अगर मान लो 3 साल की सज़ा होती है तो सबको 3 साल की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसे 5 साल की सज़ा मिल जाएगी और जो गरीब है उसे 3 साल की सज़ा। सब पैसे दे के छुड़ा लेंगे। किसको देंगे? घूस देंगे, और घूस देने के बाद ये पकड़ा जाएगा तो घूस देने वाला भी फंसेगा, घूस लेने वाला भी फंसेगा। बस एक बेहतरीन इंसान चाहिए जो सच बोल सके और लड़ सके।
तो ऑल ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब कोई इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं होगी जॉब में। हाँ, कुछ रिजर्वेशन होती है, जैसे मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो निचले वर्ग के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग जैसे जो लोग हमेशा से खेती बाड़ी करते थे, तो उनके बच्चे जब इस दुनिया में आए तो वो अपने बच्चों को खेती बाड़ी ही सिखा रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको भी गवर्नमेंट जॉब का लालच देकर इनको पढ़ाई लिखाई में इनको आगे लेके जाया जाए। पर हुआ ये कि जब गवर्नमेंट उनके पास वो स्कीम लेके गई कि ऐसा है, आप तैयारी करवाइए अपने बच्चे की, पुलिस का पेपर दिलवाइए या IAS PCS का पेपर दिलवाइए, ये एक सिंगल बच्चा आपके पूरे खानदान का इतिहास बदल देगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे, को मैं अभी पढ़ाना शुरू करूँगा। और कुछ लोग हैं जो कि बच्चा जब से पैदा हुआ है उस तब से उसको पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा बच्चा तो उसके सामने कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कम करने के लिए सारे कास्ट को 4 हिस्से में बांट दिया गया, जनरल, OBC, ST, SC। अब मान लो कोई सीट आती है जिस पे मान लो कोई एग्ज़ामिनेशन होता है पुलिस का, और उस पुलिस वाले एग्ज़ामिनेशन पे 500 नंबर पे जनरल का सिलेक्शन होना है, तो 300 नंबर पे ST, SC का सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये वो लोगों की हेल्प किया जा रहा है एक अच्छी ज़िंदगी बनाने में। ये मोटिवेशन है कि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाए, और जिससे क्या हुआ, ये रिज़र्वेशन की मदद से देश में लिटरेसी रेट बढ़ा। और अब जो लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी गोबर उठाने में या साफ़ सफाई करने में बिता देते थे या खेती बाड़ी में बिता देते थे, वो लोग भी आज IAS PCS बन रहे हैं। तो हमारे देश में लॉ के सामने सब कोई इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर जॉब में कुछ रिजर्वेशन होता है। अब मान लो तुम हो मेंटली फिट, फिज़िकली फिट, इकोनॉमिकली फिट, कोई इंसान है उसके पास एक पैर नहीं है और गरीब है, उसके पास घर चलाने के पैसे नहीं है, तो क्या वो तुम्हारे जैसा कॉम्पिटिशन, और मान लो वो IAS का पेपर दिया, तुम IAS का पेपर दिए, तो निकालने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जितना नंबर नहीं ला पाए। तो सरकार ने क्या किया, कहा ऐसा है तुम्हारा जो हर तरीके से फिट है, 500 नंबर उसका, 300 नंबर तुम्हारा, मतलब उसको 200 नंबर की छूट दे दी गई। और वो 300 नंबर लाने की आशा में वो 300 नंबर लाएगा और अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने रीजन का, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। आया समझ में? तो एक लॉ के सामने सबको इक्वल है, कहीं पे रिजर्व रखा गया तो वो सोच समझ के। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट विद इन इंडिया। हमारे इंडिया में फ्रीडम का राइट है सबके पास कि आप कुछ भी फ्रीली कानून के दायरे में रह के बोल सकते हो, आप अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो कानून के दायरे में रहकर। आप एक जगह इकट्ठा होकर आप हमारी मांगे पूरी करो जैसा नारा लगा सकते हो कानून के दायरे में रहकर। इसके अलावा आप अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आप प्रोटेस्ट बड़े लेवल पे भी कर सकते हो कानून के दायरे में रहकर। ये बात इस वजह से बोली जा रही है क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम लोग अपनी बातें बोल सकते हैं तो क्या सर हम लोग एब्यूज़ यूज़ कर सकते हैं? भाई वो कानून हमारा उसके लिए सज़ा देगा। तो कानून के दायरे में रहकर आप फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आपके पास है, समझ रहे हो? फिर हाँ, तो उन लोग अगर गाली वगैरह पुलिस वाले देते हैं तो जब उनकी आज सोशल मीडिया के ज़माने में जब उनकी वीडियो वायरल होती है तो उनका चाहे तो जॉब चली जाती है, चाहे उनको सज़ा हो जाती है, या फिर उनको ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है जो हार्ड पोस्टिंग होती है। कोई इंसान सिटी में बेहतरीन AC में बैठा है, अब उस इंसान को रेगिस्तान में भेज दिया जाए तो इंसान कैसे रहेगा? तो लॉज सबके सामने इक्वल है। कोई पुलिस वाले को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हम गाली बको। IAS IPS को देखो वो हमेशा आप जनाब करके बात करते हैं, ठीक है? जो
जूनियर कोच भी होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से वो कंट्रोलिंग करने में एब्यूजेस यूज़ करते हैं, जिसके लिए उनको सज़ा मिलती है। कोई इंसान, ना वकील, ना पुलिस, ना जज, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट कोई भी एब्यूज़ यूज़ कर नहीं सकता है। अगर करेगा सज़ा मिलेगी और उसकी पोस्ट घटेगी, रैंक घटेगी, वो सस्पेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल पर्सन जब बड़े लोग नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर सकते हो? आपस कोई इंसान करता है तो उसकी सज़ा मिलती है, एक क्राइटेरिया है हर चीज़ का। उसके बाहर जाओगे तो सज़ा मिलेगी। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई इंसान किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। कोई इंसान अगर मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम बनना चाहे, कोई इंसान नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम बनना चाहे तो वो कर सकता है। उसका अधिकार है कि आप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। जैसे हिंदुज़म में प्रे करना, ठीक है, मुस्लिम्स में नमाज़ पढ़ना, क्रिश्चियंस में चर्च जाना, ठीक है ना, और जो पंजाबीज़ होते हैं उनको गुरुद्वारा जाना, तो वो सब उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो कोई भी लॉ, कोई भी रिलीजन को फॉलो करना, उस रिलीजन की प्रैक्टिस करना, कोई इंसान लॉ अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता है, इसकी उसको आज़ादी गई है। नो वन कैन फोर्स देयर रिलीजन ऑन अदर, कोई इंसान अपना रिलीजन किसी और के ऊपर थोप नहीं सकता। और कोई इंसान का एग्जिस्टिंग रिलीजन है तो वो अगर चेंज करना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, ये कानून है। आया समझ में? ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे बेवकूफ़ बनाना, जनता को अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, जैसे हमारे यहाँ आप कोचिंग करिए और आपको जो है आपका बच्चा तुरंत IAS बन के निकलेगा हमारी कोचिंग से, तो ये बेवकूफ़ बना रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा डिपेंड करेगा बच्चे की माइंड पे, वो कैसी सेल्फ स्टडी करता है। इंसान तो उसे पढ़ाएगा तो ये झूठे वादा होगा, झूठे वादा करना एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। आया समझ में? तो अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो आपके पास कानून है कि आप उसके खिलाफ़ केस कर सकते हो, और आपको अगर केस आप जीतोगे तो आपको मुआवजा मिलेगा। चाइल्ड लेबर मतलब 14 ईयर के नीचे कोई लड़का काम नहीं कर सकता। घर का काम नहीं कि गिलास उठाना, वो काम नहीं। जाके किसी दुकान पे अपनी पढ़ाई छोड़ के वहाँ पे लेबर की तरह काम करना, वहाँ पे साफ़ सफाई करना, कोई भी तरीके का काम 14 साल के अंडर में, 14 साल तक कोई बच्चा है तो उसे काम करना मना है। चाहे वो खुद की दुकान हो, उसको पढ़ाई करना है। ठीक है। नो फोर्स लेबर, यहाँ पे लिखा है फोर्स लेबर, कोई भी फोर्स लेबर आप लेबरिंग नहीं करवा सकते हो। ठीक है। इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन में आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब समझते हो? दरवाज़ा बंद रखना, वरना बाबा आएंगे झोला में भर के लेके चले जाएंगे और बेच देंगे। इसी को कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो क्योंकि भाई बाबा लोग आते हैं, और आज भी गुमशुदा की तलाश वाला पोस्टर लगता है ना, क्या पता वो इंसान को किडनैप कर लिया गया हो और वो इंसान को बेच दिया गया हो, और फिर चाहे उससे भीख मंगवाया जा रहा हो। ध्रुव राठी की वीडियो देख लेना, उसमें दिखाएगा तुमको फोर्सफुली कैसे भीख मंगवाया जाता है, इसका पूरा चलता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपके पास ये अधिकार है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का, और इसके अलावा चाइल्ड लेबर का, ऐसे ऐसे आपके पास अधिकार है, ये हमारे देश में नहीं हो सकता। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इफ़ एनी फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड यू कैन गो टू योर कोर्ट फॉर हेल्प। कोर्ट कैन इन्फोर्स राइट इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। सिंपल चीज़ है, अगर आपके खिलाफ या आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं चल रही और आपको लग रहा है कि कानून में ऐसा नहीं ऐसा है और आपके साथ गलत हो रहा है, तो सिंपली आप जाइए कोर्ट। ठीक है। तो हर चीज़ की कोर्ट है, वो में की अलग कोर्ट हो गई है। फिर
चाइल्ड की अलग कोर्ट हो गई, उनकी अलग जेल हो गई है, बच्चों की अलग जेल होती है, ठीक है ना। नैनी सेंट्रल जेल एडल्ट्स की है। इसी तरह खुलदाबाद में एक जेल है, वहाँ पे अगर आप छोटे बच्चे हो जैसे तुम लोग हो, खुदा ना खास्ता कभी कुछ करोगे तो तुम लोग को भी भेज दिया जाएगा। समीर है उसको भी भेजा जा सकता है। क्यों भेजा जा सकता है? क्योंकि सबके सामने हमारा देश का रूल है, एडल्ट्स के लिए अलग जेल है, माइनर्स के लिए अलग जेल है। बस अगर उनको 2 साल की सज़ा होगी तो उनको 1 साल की हो सकती है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है सबके लिए रूल्स है, आपको वो रूल्स को मानना पड़ेगा, वरना सामने वाला इंसान चले जाएगा कोर्ट, और कोर्ट गया तो आपका काम खत्म। फिर आप छिपिए, आपके ना गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब लगने में प्रॉब्लम होगी। आप सोचो घर में सोफ़ा पे बैठ के एसी के नीचे पढ़ रहे हो और वहाँ पे पंखा भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे सोफ़ा क्या, आपको बस सीमेंटेड एक वॉल रहेगी, उसी पे वो दीवार ज़मीन पे बड़ा से बना रहेगा, उसी पे आप सोइए। ना खाना ढंग का मिलेगा, ना बाहर से खाना आएगा तो उसका अलग पैसा लगेगा। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, प्रिजर्व योर ओन कल्चर। जैसे इलाहाबाद का अलग कल्चर है, बनारस का अलग कल्चर है, गोरखपुर का अलग कल्चर है, बंगाल का अलग कल्चर है, पंजाब का अलग कल्चर है। अगर मान लो कोई इंसान पंजाबी है, वो पगड़ी बांधता है, वो उसका कल्चर है, तो तुम फोर्सफुली उसकी पगड़ी उतरवा नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है कि वो इंसान अपनी पगड़ी पहने। यानी आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो। इसी तरह लैंग्वेज, अगर मान लो आपकी लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी वो एक लैंग्वेज है, वो अगर मान लो यूपी में कोई इंसान पंजाबी बोल रहा है तो उससे तुम फोर्सफुली नहीं कह सकते कि तुम हिंदी बोलो, तुम पंजाबी ना बोलो। कोई इंसान मराठी बोलता है तो तुम उस पर फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो इंग्लिश बोले या वो कुछ और करे। स्कूल की बात अलग है, स्कूल बोलती है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि वो आपका राइट नहीं छीन रही है, वो आपको एक लैंग्वेज और सिखा रही है जिससे आप इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सको और अपना चाहे बिजनेस चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हो। स्कूल फाइन लेते हैं क्योंकि वो तुमको सिखा रही है, वो डिमांडेबल है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपको जेल भेज देंगे अगर आप बोलोगे तो ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आपका कल्चर जैसे पगड़ी, आपकी लैंग्वेज जैसे पंजाबी, या फिर आपकी स्क्रिप्ट बोलने का लहजा, ठीक है ना। जैसे कुछ गोरखपुर वगैरह के या आजमगढ़ के आगे के लोग बात बात में ला ला करके बात करते हैं कि हम जाएला, हम खाएला, या कुछ लोग बाटे बाटे करके बात करते हैं ना, खाना खा लिए बाटे। ये सब उनकी स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। वो भी उनको वो उनके कल्चर का हिस्सा है, वो उनको पहचान दिलाता है कि मैं इस रीजन का हूँ। समझ रहे हो? तो तुम किसी को ये फोर्सफुली बंद नहीं करवा सकते। अगर तुम एक आम नागरिक हो तुम उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम टीचर हो, तुम्हारी क्लास में कोई इंसान इस तरह बोल रहा है तो तुम कह सकते हो भाई हमारी क्लास के बाहर आप बोलिए, हमारी क्लास में हमारे इंस्टीट्यूशन में ये अलाउ नहीं है। और कोई इंसान रास्ते में तुम अनजान हो, वो जा रहा है और तुम उससे बोल रहे हो कि तुम यूपी में हो तो यूपी की तरह बेतबी करके बात करो, ला ला करके बाटे बाटे करके बात ना करो, तो ये चीज़ गलत है। आया समझ में? आपके पास अधिकार है कि आप अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को बचा सकते हो। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। कोई भी स्कूल, एक एग्जांपल दिया गया है, कोई भी स्कूल या एजुकेशनल सेक्टर है, उसमें आप एडुकेशन के लिए गए तो वो इंसान आपकी लैंग्वेज पूछ रहा है या आपकी कास्ट देख रहा है या वो आपका रिलीजन देख रहा है और कह रहा है रिलीजन के बेसिस पे कि केवल इस स्कूल में क्रिश्चियंस ही पढ़ेंगे। वो CBSE का स्कूल है, वो कोई रिलीजियस स्कूल नहीं है, ठीक है ना। रिलीजियस स्कूल भी होते हैं जैसे मदरसा, तो मदरसे की बात अलग रहती है, वहाँ पे कुरान पढ़ाई जाती है, वो भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़वाने दिया जाता है। इसका कोई इंसान गीता सीखना चाहे तो उसे सिखाई जाएगी, पर कोई स्कूल रिलीजन देखकर, लैंग्वेज देखकर, कास्ट देखकर एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता है। आया समझ में?
अगर यहाँ पे एक स्कूल है सेंट जोसेफ, बहुत पॉपुलर स्कूल है, इंडिया का इलाहाबाद का टॉप स्कूल्स में से एक है। तो सेंट जोसेफ में एक वकील साहब का बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था, उन्होंने केस कर दिया। और केस क्योंकि उनके बेटे का एडमिशन कोई फालतू क्राइटेरिया पे नहीं ले रहे थे, उन्होंने केस किया। और फिर पता चला कि वो स्कूल की मान्यता भी नहीं थी सेंट जोसेफ की, तो बहुत बड़ा केस हो गया। तो अगर वो वकील साहब भी एक नॉर्मल आदमी भी होता, वो केस करता, तब भी बातें ऊपर तक जाती और इलाहाबाद के हर इतमाद तक बात पहुँची ना मुझसे। मेरे तक बात कहाँ से आई? सोशल मीडिया से आई थी। मैंने वो चीज़ रीचेक किया और लोगों से पता किया तो बात सही निकली। तो वो इंसान कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजन देखकर, लैंग्वेज देखकर, कास्ट देखकर एडमिशन लेना ना लेना नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ है कि आप हमारा एंट्रेंस पास करिए, एंट्रेंस यानी नॉलेज के हिसाब से इंसान ले सकता है। आया समझ में? सेकुलरिज्म इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव नो रिलीजन। पहली बात तो हमारा पॉइंट नंबर 4 ख़त्म होता है, जिसमें हमने समझा कि कानून के नज़र में सब इक्वल हैं, सारे लोग फ्री हैं, ठीक है ना, बोलने में, एक्सप्रेस करने में और हमारी मांगे पूरी करो में, यानी क्या कहते हैं, विरोध प्रदर्शन करने में। इंसान का रिलीजियस में फ्री है, एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ फ्री है, और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा तो कोर्ट जाएगा। कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, ठीक है। अब बात करें सेकुलरिज्म इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो कोई भी रिलीजन किसी दूसरे पे थोपा यानी डोमिनेट नहीं किया जा सकता। मान लो मेरी गली है, मेरी गली में 10 मकान हैं, 10 में से 8 मकान जो है 9 मकान हिंदुज़म के हैं और एक है मकान मुस्लिम का है। तो मैं ज़बरदस्ती सबको बिरयानी नहीं खिला सकता, जिसको खाना है खाए, ज़बरदस्ती मैं ठूस नहीं सकता। इसी तरह सब लोग मिल के मेरे साथ ज़बरदस्ती होली नहीं खेल सकते जब तक मैं ना चाहूँ, मुझे ज़बरदस्ती कलर नहीं लगा सकते। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता, ये हमारा अधिकार है। स्टेट विल नॉट फॉलो एनी रिलीजन एज इट्स फॉर्म। हमारा एक यूपी है, यूपी में चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन वो? एक संत है, एक साधु है। एक संत होने के बावजूद वो यूपी को नहीं कह सकते कि ये क्या है, एक हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेंगे तो वो सजा के हकदार है, क्योंकि हमारा देश का संविधान ये कहा है कि हमारा देश कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, सारे रिलीजन इक्वल है देश की नज़र में। आया समझ में? की आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं? तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट फॉर हेल्थ एंड ऑर्डर। देखो, रिलीजन जो है वो कोई इंसान किसी भी रिलीजियस को और रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है, पर जो स्टेट है यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो हेल्थ और ऑर्डर के हिसाब से कुछ चीज़ें रोक सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब रामनवमी होती है या फिर जब मुहर्रम होता है तो जुलूस निकलते हैं। जुलूस मतलब रिलीजियस यात्रा निकलती है, तो चीफ मिनिस्टर वो यात्रा को कैंसिल कर सकता है अगर कोई हॉट स्टेट है। हॉट स्टेट यानी कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे दंगे हो सकते हैं, तो रिलीजियस जो स्टेट है वो कह सकता है कि आपकी तरफ से जुलूस नहीं निकलेगा, क्योंकि पता है एक तरफ से अलग रिलीजन, दूसरी तरफ से अलग रिलीजन, कोई ने एक दो बेकार लोग रहते हैं, वो लोग एक दूसरे पे ईंटा फेंक देंगे और दंगा हो जाएगा जिसमें लोग मरेंगे और दुश्मनियाँ बढ़ेंगी और लास्ट में सब शांत हो जाएगा और कुछ लोग अपने पति, कुछ लोग अपने भाई को खो देंगे। तो स्टेट हेल्थ और ऑर्डर की वजह से चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आया समझ में? अगली चीज़ क्या है? पर कोई इंसान अपना रिलीजन को और रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है। 26वां आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो आर्टिकल 26 ये कहता है राइट टू इस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉर चैरिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा।
आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, जैसे मदरसे, जैसे आश्रम। क्यों बना सकते हो? अब लोगों को एजुकेट करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ के लिए आप आर्टिकल 26 हमें पावर देता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? कोई रिलीजन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कि आप मुस्लिम हो तो आपको 20% टैक्स देना होगा मुस्लिम होने के लिए। जैसे पहले जो है जजिया एक लिया जाता था। जजिया कौन देता था? मुस्लिम्स के अलावा सारे लोग जजिया टैक्स देते थे। कौन लेता था? मुगल्स लेते थे, ठीक है। कि आप इस्लाम फॉलो करो या फिर आप जजिया लो। तो कुछ लोग फॉलो कर लेते थे, कुछ लोग जजिया देते थे। नहीं लेने पे ज़बरदस्ती उनसे वसूला जाता था। तो ये टैक्स है, ये टैक्स लेना अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा आर्टिकल 27 कहता है कि कोई रिलीजन रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव पे टैक्स नहीं देगा। हाँ, पंडित जी का अलग टैक्स लगेगा। अगर मान लो तुम वो चावल खरीदते हैं तो 18% GST, या वो उनके बच्चे जाके एजुकेशन करते हैं तो जो सरकार ने सारे नागरिक के लिए जो लगाया है वो पंडित जी और मौलाना जी के लिए लगाया गया है। पर कोई रिलीजन को फॉलो करने का टैक्स नहीं है। आगे समझते हैं आर्टिकल 28, नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल अनलेस अलाउड। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। जैसे आप लोग के जो स्कूल है PHS है, या कौन सा नया स्कूल हमारा व्रतांजलि है ना, वो प्राइवेट स्कूल है, उसमें रिलीजियस चीज़ें चल सकती हैं, ठीक है। जैसे मेरा प्राइवेट स्कूल है तो हम अपने स्कूल में रिलीजियस प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अरबी उर्दू की क्लास करवा सकते हैं। पर अगर मेरा स्कूल गवर्नमेंट होता तो मैं ये चीज़ नहीं करवा सकता। गवर्नमेंट स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं की जाएगी। अब कोई रूल तोड़ता है तो आर्टिकल 28 उसकी सज़ा भी लिखा होगा। आया समझ में? और सज़ा किसको मिलेगी? एडमिनिस्ट्रेटर को मिलेगी, उस गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को मिलेगी। ख़त्म होने वाला है, 2 पॉइंट्स और हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफॉर्म सिटीज़न, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, व्हाट द गवर्नमेंट डज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जैसे एक होता है इन्फॉर्म सिटीज़न, वो सिटीज़न को इन्फॉर्म करता है कि आप कैसे सोसाइटी में रह रहे हो और आपकी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अधिकार देता है कि आपकी सड़क जो बनी है घर के सामने, उसमें कौन सा मटेरियल कहाँ से लाकर कैसे डाला जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगी गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है सिटीजन को इन्फॉर्म करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो आप ठेकेदार से पूछोगे, वो आपसे लड़ाई कर लेगा। पर आप अगर क्यों वकीलों से कोई नहीं लड़ता? क्योंकि वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन उनको पता है कि कोई बिल्डर है वो गलत घर बना रहा है तो आपके पास अधिकार है उससे लड़ने का, उससे बात करने का। लड़ना मतलब फाइटिंग नहीं, कोर्ट में उसके खिलाफ केस करने का। डिफाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके राइट्स और आपकी ड्यूटीज़ बताते हैं। सो एवरीवन नोज डैट इंटाइटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका क्या अधिकार है, आपकी क्या ड्यूटी है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिखाता है कि आपको करना क्या है, और आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कैसे आपको बात करनी है। आगे समझो, रेगुलेट पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी टू कीप बैलेंस। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर करप्ट्स मैन। तो कोई एक इंसान को पावर आप दोगे तो होगा, दिक्कतें होंगी। तभी लेजिस्लेचर बनाया गया जो कानून बनाता है, जिसमें एक अपोजिशन होता है जो गलत कानून का विरोध करता है, सही कानून का सपोर्ट करता है। फिर आया एक एग्जीक्यूटिव जो उसमें भी अलग अलग रैंकिंग्स हैं। IPS है, उसके नीचे नॉर्मल SI वगैरह है, उसके नीचे कॉन्स्टेबल्स वगैरह है, जो कि एक हायरार्की सिस्टम में पूरे रूल्स को फॉलो करवाई जाती है। और जस्टिस है यानी जजेस है, उसमें भी आपका कचहरी है यानी आपका
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर स्टेट कोर्ट है यानी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी नॉर्मल जजेस है, चीफ जजेस है, जजेस की बेंचेस है। कोई मान लो कोई केस एक जज से नहीं सॉल्व हो रहा है तो 3-4 जजेस मिलकर जज की बेंच बना लेंगे और वो फिर अपना फैसला देंगे। तो यानी ये सारी चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या ये इतना सिस्टम कैसे बना? तो ये सारे सिस्टम बनाए गए हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है कि वो सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर में रखी जा रही है और बैलेंस बना है। चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर नो सिंगल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बिकम टू पावर। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एकदम बैलेंस है, किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है। चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा है, पर प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर। प्रेसिडेंट को पर फ्री रखा गया है। प्रेसिडेंट अगर मान लो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को सज़ा दे दे, पर प्राइम मिनिस्टर को अगर मान लो उसके ऊपर केस होता है तो फिर प्रेसिडेंट आएगा। समझ रहे हो? मतलब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि किसी एक के पास बहुत पावर नहीं है। दूसरे देश जैसे पाकिस्तान वगैरह में क्या होता है, एक इंसान के पास सारी पावर आ जाती है और वो बन जाता है डिक्टेटर, जैसे किंग जॉन उन, या फिर पाकिस्तान के जो पीएम वगैरह रहते हैं। तो इमरान जो है, खास में नहीं, इमरान जो है ना, वो क्रिकेटर थे, वो तब जेल में है। क्यों है? क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा पावर दी गई, वो मिसयूज़ करें, अपोजिशन जो है उनके खिलाफ हो गई। तो पावर करप्ट्स मैन, इंडिया में ये बात अच्छे से समझती है, इसी वजह से सारी पावर को बांट दी गई है और बैलेंस किया गया है। रूल्स ऑफ लॉ, एवरीवन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, ये सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है? एक नेता, एक पुलिस का मान लो डीजीपी है, सबसे बड़ी पोस्ट डीजीपी वगैरह, या फिर कोई चीफ जस्टिस मतलब जजेस का चीफ, हर कोई इंसान, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कोई रिलीजन का हेड, हर एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। आया समझ में? क्विक रिवीजन समझते हुए चैप्टर को करेंगे ख़त्म। कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ के नाम से जाना जाता है हमारी ज़मीन के। फीचर, ये रिटन है, ये फेडरल है, पावर का डिवीज़न है, पार्लियामेंट में बनता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और सेकुलर वगैरह जैसे फीचर्स इसके हैं, सब बताया गया है। फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, एक्सप्लॉयटेशन, रेमिडीज़, कल्चरल, एजुकेशनल, सारी बातें बताई गई हैं। सेकुलर स्टेट, हर कोई रिलीजन के सामने इक्वल है और हर एक इंसान के पास की आर्टिकल्स है खुद को और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की और अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का। इम्पॉर्टेंट, गाइड्स, प्रोटेक्ट, बैलेंस और नेशन में यूनिटी रहे, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। यहाँ पे होता है हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसने हमको बहुत नॉलेज दी, हमारे अधिकार के बारे में ख़त्म होता है। थैंक यू।